साथियों नमस्कार, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज साथियों हमारा विषय रहेगा विवाह में कुंडली मिलान। तो साथियों सबसे पहले आप ये देखिए 8 प्रकार के विवाह हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। सबसे पहले ब्रह्म विवाह, फिर देव विवाह, फिर आर्ष विवाह और फिर प्राजापत्य विवाह। ये 4 प्रकार के विवाह ऐसे हैं जिसमें लड़की का पिता बड़े प्रेम से और जो है वर को अपने यहाँ बुला करके उसका स्वागत सत्कार करता है और कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है। ये इन चारों के लिए ही हमें कुंडली मिलान की आवश्यकता रहती है। बाकी के जो 4 मैंने 8 प्रकार के विवाह बताए हैं ना, बाकी के 4 प्रकार के कौन से विवाह हैं? असुर विवाह, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह को आजकल प्रेम विवाह भी कहते हैं, और राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। राक्षस विवाह वो होता है जब युद्ध करके कन्या को जीत लाते हैं, उसका हरण कर लाते हैं, तो उसको राक्षस विवाह बोलते हैं। पिशाच विवाह कौन सा होता है? इसमें जो है अपना स्त्री की इच्छा के विरुद्ध यदि उससे विवाह संबंध कायम किया जाए, जिसको आज की भाषा में बलात्कार भी कहते हैं। तो इस प्रकार के ये जो मैंने 4 बताए हैं, असुर विवाह, गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह, और राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, इसके लिए कुंडली मिलाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें तो अगर विवाह हो ही गया है तो फिर कुल मिलाकर के बाद में जो है अपना वैदिक रीति के अनुसार उपचार की आवश्यकता रहती है, उपायों की आवश्यकता रहती है। तो अब ये कुंडली मिलान की आवश्यकता जो है वो क्यों है? साथियों शास्त्रों में कहा गया है कि भाई जो है ना विवाह संबंध तो जो है ऊपर से तय होकर के आते हैं। ये तो हमारे प्रारब्ध का वो है। जब पहले से ही हमारे जीवन में ये तय है कि किस व्यक्ति ने आना है, तो फिर हम किस प्रकार कुंडली मिलाने का फायदा क्या हुआ? और दूसरा जो है साथियों, कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई जो है ना सबने लोग तो कुंडली मिला करके शादी करी नहीं, सबके वैवाहिक जीवन में तो कोई कष्ट आया नहीं, तो फिर ये कुंडली मिलाने की जरूरत ही क्या है? तो साथियों इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। आप ये देखिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई रोगी है, उसको रोग भी तो प्रारब्ध के अनुसार आया है ना, लेकिन अगर वो प्रारब्ध के अनुसार रोग आया तो क्या दवाई लेनी बंद कर दे? क्या वो औषधि का सहारा क्यों लेता है? ताकि रोग की तीव्रता में कुछ कमी आ जाए, उसको कुछ आराम मिले। तो इसलिए वो जो है, तो कुंडली मिलान भी एक प्रकार का उपचार है। अगर प्रारब्ध में हमारी कुंडली में कोई दोष लिखे हुए हैं तो ये उपचार द्वारा हम उनको उसकी तीव्रता को कुछ कम तो कर सकते हैं ना। अगर हमारे वैवाहिक संबंध में कुछ कठिनाइयां लिखी हुई हैं तो इस प्रकार जो है अपना, तो कुंडली मिलाना एक प्रकार का उपचार है और बड़ा ही इसको वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए जो है। साथियों कई बार क्या होता है, वैज्ञानिक तरीके से कहने का मतलब मेरा क्या है, कई बार हम केवल बोलते नाम से कुंडलियां मिला लेते हैं, वो पूर्णतः अवैज्ञानिक है। किसी व्यक्ति का नाम महेश है, उसको घर में प्यार से कोई और जो है किसी और नाम से बुलाया जाता है, उसको किसी और नाम से बुलाया जाता है, तो साथियों वो तो अब उसके लिए कौन सा नाम माना जाएगा? वो तो दोनों नामों से बराबर उत्तर देता है ना। मित्रों में किसी और नाम से लोकप्रिय है और समाज में वो किसी और नाम से लोकप्रिय है, तो किस नाम से कुंडली मिलाएंगे? तो ये अशास्त्रीय है। और कुंडली मिलाने से पूर्व जो है अपना साथियों कुछ काम और किए जाने चाहिए। सबसे पहले कुंडली मिलाना तो बहुत बाद की स्टेज है। सबसे पहले आजकल जिस वर और वधू के लिए हम देख रहे हैं, सबसे पहले 3-4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनकी शिक्षा का स्तर समान है कि नहीं है। साथियों कोई लड़की मान लो बहुत पढ़ी लिखी है और लड़का केवल 12th स्टैंडर्ड तक ही पास आउट है, तो क्या उन दोनों का जो है ठीक प्रकार से जीवन का निर्वाह हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी प्रकार साथियों दोनों के परिवारों की आर्थिक स्थिति का भी अवलोकन किया जाना चाहिए। मान लो कन्या बहुत ज्यादा गरीब घर की है और वर बहुत ज्यादा अमीर घर का है, तो साथियों कई बार ऐसा होता है कि कन्या वहां जाकर के अचानक से जो है अपना इतना वैभवपूर्ण जब विलासितापूर्ण जब जीवन देखती है तो उसके जीवन में अचानक से परिवर्तन आ जाता है। तो इसलिए होना ये चाहिए कि दोनों परिवारों का आर्थिक स्तर लगभग एक समान होना चाहिए। तीसरी बात साथियों ये है कि उनका खुद का आर्थिक स्तर, मान लो लड़की बहुत ज्यादा 1.5 से 2 लाख रुपया प्रति माह कमा रही है और लड़का केवल 50,000,
तो क्या उनका निर्वाह हो पाएगा? तो इसलिए इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उन दोनों का खुद का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, दोनों लगभग एक लेवल पर हों तभी उनका विवाह करने का है। और चौथा पहलू एक और देखा जाना चाहिए, इसमें कौन किस परिवार से आ रहा है। मान लो लड़की संयुक्त परिवार में है, मान लो लड़की संयुक्त परिवार की है, तो वो अपने आप को एकल परिवार में तो जाके एडजस्ट कर लेगी, लेकिन एकल परिवार से आई हुई लड़की जहां केवल माता पिता और भाई बहन ही है केवल, और किसी ऐसे भरे पूरे परिवार में जाती है जहां परिवार में 10, 15, 20 लोगों का कुनबा है, तो वहां उसके लिए एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जहां ननद, जेठानी, देवरानी सब प्रकार के जो है अपना पूरा संयुक्त परिवार हो, उस लड़की का उस परिवार में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस पहलू को भी विचार कर लेना चाहिए। उसके बाद 5वें लेवल पर यह कुंडली मिलान का विषय आता है। तो साथियों, कुंडली मिलान में एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, केवल गुण मिलाने तक, अष्टकूट मिलाने तक ये सीमित नहीं रहना चाहिए। उनके जो है कुंडली में जो पंचम भाव संतान का होता है उसको भी विचार किया जाना चाहिए कि इन दोनों की संतान कोई होने में कोई कठिनाई तो नहीं है, कोई संतान प्रतिबंधक योग तो नहीं है। उसके बाद उनका सप्तम भाव जो विवाह स्थान होता है उसमें कोई इस प्रकार का योग तो नहीं है कि जिससे वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां रहें, क्योंकि कुंडली मिलान का मतलब है उनके विचारों का और उनकी रुचियों का, उनके स्वभाव का मिलान। लेकिन वैवाहिक जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो तो सप्तम भाव भी बताएगा ना। अगर सप्तम भाव पीड़ित है, क्रूर ग्रहों का उसमें जमावड़ा है सप्तम भाव में, तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा। और उसके बाद जो है अष्टम स्थान जिससे हम आयु को देखते हैं, तो वैवाहिक जीवन में आयु का भी विचार होना चाहिए। मान लो कुंडली तो आपने मिला नहीं और उसके बाद आयु के ऊपर विचार नहीं किया, उसकी आयु ही मान लो अल्प आयु हो, तो इस प्रकार का भी जो है अपना कुंडली मिलान से पूर्व इन बातों का भी विचार करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि कुंडली से हम केवल उनकी रुचियां, उनके स्वभाव का ही मिलान करते हैं, बाकी सब हम टोटलिटी में विचार करने के लिए हमें कुंडली का समग्र विवेचना करनी चाहिए। एक साथियों, कई बार लोग कहते हैं कि भाई कुंडली मिलाई थी तब भी विवाह इनका सफल नहीं हुआ। उसके कई कारण हो सकते हैं। मान लो कुंडली सिर्फ बोलते नाम को लेकर के मिला दी गई हो, या आज से 30-40 साल पहले जब कंप्यूटर प्रचलन में नहीं थे तो हाथ से कुंडलियां बनाई जाती थी, तो कई बार कुंडलियां शुद्ध रीति से नहीं बनी हुई होती थी, कुंडलियां गलत बनी हुई थी, तो उनका मिलान हो जाता था। तो इस प्रकार कई छोटे छोटे कारण हो सकते हैं कि जिसके कारण जो है कुंडली का मिलान ठीक ना हुआ हो, और बाद में फिर ये देखा जाता है कि भाई देखो उनके अंदर तो भाई इस प्रकार की दिक्कतें आई हैं जो है। और साथियों, अगर कोई कुंडली का मिलान गलत भी हो गया है और कन्या दुखी है, तो साथियों अपने हिंदू शास्त्र में कन्या को पुनर्विवाह की इजाजत भी दी गई है कुछ परिस्थितियों में। मैं आपको बताता हूँ, मनुस्मृति में, क्योंकि आपको पता ही है साथियों आपको मालूम है कि अगर कन्या मान लो पीड़ित हो, मान लो दुखी हो, उसको शोक और संताप हो, तो वो दोनों परिवारों का, जिस परिवार में वो ब्याही गई है प्लस जिस परिवार से वो जिस परिवार को वो छोड़ करके आई है, उन दोनों कुलों का जो है कहते हैं कि भाई जो है अपना बड़ा उनकी कीर्ति का और नाश हो जाता है अगर कन्या दुखी हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कन्या का पुनर्विवाह की भी जो है इसमें जो है व्यवस्था दी गई है मनुस्मृति में। नष्टे मृते प्रवजीते क्लीवे च पतित पतो पंचमसु आपस्सु नारी नाम पति अन्यो विधियेत। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब किसी का पति, किसी स्त्री का पति नष्ट यानी खो जाए, लापता हो जाए, मृते उसकी मृत्यु हो जाए, या प्रवजीते जीते जी से वो सन्यासी हो जाए, क्लीवे अगर वो नपुंसक हो, चाहे पतित पतो या वो अपने आचरण से गिर जाए, तो पंचमसु आपत्सु इन 5 प्रकार की परिस्थितियों में नारी नाम नारियों को पति अन्यो विधियेत अन्य पति के वरण करने का अधिकार है। इस प्रकार हमारी मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है, नारियों को पूरे अधिकार दिए गए। तो साथियों इस प्रकार जो है अपना ये अब किस प्रकार से ये कुंडली का मिलान होता है, तो मैं अपनी बात रखता हूं आगे। तो साथियों अब किस प्रकार से अब इस कुंडली का मिलान किया जाता है? कुंडली में साथियों हम ग्रहों का, राशियों का और नक्षत्रों का मिलान करते हैं। ये जो हमारे उत्तर भारत में जो कुंडली मिलान प्रचलित है, ये अष्टकूट मिलान इसको बोलते हैं। 8 प्रकार की रीतियों से इसको मिलान किया जाता है। वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी। इस प्रकार का इनको 8 भकूट कहते हैं, इनको 8 जो है अष्टकूट बोलते हैं। और इस प्रकार का मिलान
इससे हमें वर और वधू की रुचियों का, उनके स्वभाव का, उनकी समानताओं का पता लगता है कि किस प्रकार जो है अपना ये। अब जैसे पूरे अगर हम इसका पूरा विश्लेषण करने बैठेंगे तो ये तो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट हो जाएगा, ज्योतिष का विषय हो जाएगा, और इसको कम से कम आधा से पौना घंटा समय चाहिए हर एक चीज को विस्तार में जाने में। लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा विषय में लाने का प्रयास करता हूं, और पंचांग से हम कैसे इन पंचांगकर्ताओं ने कैसे हमारे लिए तुरंत किस प्रकार हम इन गुणों को देख सकते हैं एट ए ग्लांस, एक नजर में जो है अपना, उससे भी मैं आपको वो बताने का प्रयास करूंगा। तो साथियों जैसे सबसे पहला कूट आता वर्ण, उसको 1 नंबर दिया गया है, फिर वश्य को 2 नंबर, तारा को 3 नंबर, योनि को 4 नंबर, ग्रह मैत्री को 5, गण को 6, भकूट को 7 और नाड़ी को 8 नंबर दिए गए। इस प्रकार टोटल 36 है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दी गई है वो ग्रह मैत्री की। साथियों हमारे जो अगर राहु और केतु को छोड़ दें तो जो 7 जो विजिबल ग्रह हैं, जो हमें दृश्य ग्रह हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 7 ग्रहों में से साथियों सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल, ये 4 ग्रह आपस में मित्र हैं। और दूसरे 3 ग्रह कौन से रह गए? बुध, शुक्र और शनि, ये आपस में मित्र हैं। और सबसे बड़ी बात है वो चारों इन तीनों के शत्रु हैं। यानी कि किन किन ग्रहों में मित्रता है? सूर्य में, चंद्रमा में, मंगल में और बृहस्पति में आपस में मित्रता है। लेकिन ये चारों किससे शत्रुता रखते हैं? बुध से, शुक्र से और शनि से। और मजे की बात है वो तीनों आपस में मित्र हैं। बुध, शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, लेकिन इन चारों से शत्रुता रखते हैं। तो अगर हमारी इन ग्रह मैत्री हो जाती है ना कुंडली में, किसी प्रकार से दोनों की राशियों के ग्रह एक ही स्वामी हो जाते हैं या आपस में मित्र बन जाते हैं, तो कुंडली का मिलान बहुत अच्छा होता है। ऐसे में अगर 18 गुण भी हो तो भी जो है मिलान उत्तम रहता है। अब जैसे सबसे पहले आए वर्ण है। वर्ण के अंदर ये जो हमारी 12 राशियों को जो है अपना 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण में बांटा गया है। तो इसके हिसाब से अगर मान लो ब्राह्मण वर्ग का वर है और ब्राह्मण वर्ग की कन्या है, तो दोनों को 1 नंबर दे दिया जाता है इस प्रकार से। और वश्य में जो है इस प्रकार हमने वश्य के अंदर जो है 5 कैटेगरी में राशियों को बांटा गया है: चतुष्पाद, द्विपाद, जलचर, वंचर और कीट। इनके जो है 2 अंक दिए गए हैं, जिसकी जिससे मित्रता है उसको उसके अनुसार अंक दिए जाते हैं। इसी प्रकार तारा के अंदर हमने नक्षत्रों के हिसाब से उनका मिलान किया है। सबसे पहले जो नक्षत्र जो है जन्म नक्षत्र, उसको जन्म का नाम दिया गया। उसके बाद 9 कैटेगरी में उसको बांटा गया: जन्म नक्षत्र, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र और अधिमित्र। तो तीसरा, 5वां और 7वां ये जो है अपना, ये जो ताराएं मानी गई हैं, ये ताराएं अशुभ मानी गई हैं। कौन कौन सी? वध की तारा, विपद की तारा और प्रत्यरि। वध की तारा, प्रत्यरि की तारा और विपद की तारा, ये जो इन तारा मतलब नक्षत्र, तारा का मतलब नक्षत्र, इनको जो है अपना 9 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें से 3 कैटेगरियां अशुभ हैं। तो इस प्रकार इनको 3 अंक दिए गए हैं। जब एक शुभ का मिलान दूसरे शुभ से हो जाता है तो उसको 3 अंक पूरे मिल जाते हैं। और इस प्रकार अब अगला आता है योनि। उसमें 14 योनियों में और अपने 28 नक्षत्रों को बांटा गया है। 28वां नक्षत्र, वैसे आपने सुना होगा नक्षत्र 27 होते हैं, एक नक्षत्र और होता है उसको अभिजीत बोलते हैं। तो इस प्रकार 28 नक्षत्रों को और अपना 14 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें योनियां बोलते हैं। तो एक योनि का दूसरे योनि से जब मिलान उत्तम रहता है तो उसको 4 अंक पूरे दिए जाते हैं। इस प्रकार अब योनि के बाद जो है फिर आती है ग्रह मैत्री। तो ग्रह मैत्री में मैंने आपको बताया कि सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति, ये चारों आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। और बुध, शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, लेकिन ये चारों उन तीनों के शत्रु बन जाते हैं, बुध के, शुक्र के और शनि के। तो इस प्रकार अगर इनमें आपस में ग्रह मैत्री हो तो उसके 5 अंक पूरे मिलते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो गण जो है अपना देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण, 3 गणों में इसके 6 अंक होते हैं। और ये एक प्रकार की उनकी प्रकृति को बताता है। देवगण का मतलब मनुष्य, वो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का है, और मनुष्यगण का मतलब वो राजसी प्रवृत्ति का है,
और राक्षस गण का मतलब वो तामसिक प्रवृत्ति का। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है अपना राक्षस हो गए हैं। या कई बार हमारे में होता है कि भाई कन्या तो देखो राक्षस गण की है। राक्षस गण का मतलब उसमें तामसिक वृत्तियां हैं। तो इस प्रकार जो है एक सात्विक वृत्ति वाले का तामसिक वृत्ति वाले से निर्वाह होना थोड़ा मुश्किल है ना। इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई जो है ना देवगण का विवाह मनुष्य से तो चल जाएगा, लेकिन देवगण वाले का और जो है मनुष्य गण वाले का राक्षस से जो है होना, सामंजस्य होना बड़ा मुश्किल है। तो ये उनकी प्रकृति को दिखाता है। इसी प्रकार भगवत के अंदर हम राशियों का मिलान करते हैं आपस में। कोई भी राशियां आपस में यदि एक दूसरे से दो 12 हो, जैसे मेष राशि और उसके साथ साथ जो है मीन राशि, ये बिल्कुल द्विद्वादश का संबंध बन जाता है। कोई भी दो राशि जैसे कन्या राशि और तुला राशि द्विद्वादश का संबंध बन जाता है। तो और इसी प्रकार षडाष्टक जो 6-8 का संबंध है ये ठीक नहीं माना जाता। नव पंचम का संबंध, एक राशि वर और वधु की राशियां एक दूसरे से 5 और 9 हो तो भी वो ठीक नहीं माना जाता। ठीक कौन सा भगुट माना जाता है? जो एक दूसरे से या तो समसप्तक हो या 4-10 हो, एक वर और वधु की राशियां एक दूसरे से 4-10 हो, या त्रिरेखादश यानी 3-11 का संबंध हो उनके अंदर, ये संबंध ठीक माना जाता है। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो इसको आसानी से समझ सकते हैं, सामान्य जन के लिए इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। तो इस प्रकार भकूट के 7 अंक। तो अब आता है आखिर में नाड़ी। नाड़ी किस लिए है? जो है ये स्वास्थ्य के लिए जो है अपना माना जाता है। और इसमें नक्षत्रों का डिवीजन किया जाता है, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी। 27 नक्षत्रों को 3 उसमें नाड़ियों में बांट दिया जाता है। तो वर और वधु की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। ये खासतौर से जो ब्राह्मण कुल की ब्राह्मणों में ये जो नाड़ी दोष का जो है बड़ा महत्व रहता है। अदरवाइज बाकी जो है अपना क्षत्रिय समाज और जो है अपना वैश्य समाज और शूद्र समाज में इसका इतना विचार, नाड़ी दोष का विचार नहीं किया जाता। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी बात जो है, अगर दोनों के ग्रह साम्य हैं, आपस में ग्रह आपस में मित्र हैं, तो बहुत बड़े दोषों का निर्वाह हो जाता है। 18 गुण भी यदि 36 में से आधे गुण भी यदि मिल जाते हैं, 18 गुण भी मिल जाते हैं, तो उस संबंध को स्वीकार कर लें। तो साथियों, अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक बताता हूं कि आओ पंचांग की सहायता से कि किस प्रकार गुणों का मिलान किया जाता है। तो साथियों आओ, मैं आपको ये देखिए पंचांग में सबसे पहले आप इंडेक्स में आइए, विषय सूची पे, और यहां से देखिए वर वधु गुण मिलापक सारिणी। कौन से नंबर पेज पे? 106 से 107। तो आइए 106 से 107 नंबर पेज खोलते हैं। तो साथियों ये देखिए, सबसे पहले मैं ये इस प्रकार ये गुण मिलापक सारणी है। बहुत बढ़िया पंचांगकर्ताओं ने हमारे लिए इतना आसान कर दिया हुआ है कि हम तुरंत देख करके बता सकते हैं कि भाई जो है ना कितने गुण मिल रहे हैं इनके। ये देखिए वर के गुण मिलाने के लिए ये वर की राशियां ये है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ये 12 राशियां मीन तक। और वधु की राशियां कौन सी है? ये नीचे है। ये 2 पेज हैं साथियों, 2 पेज हैं। वधु की 1, 2, 3, 4, 5, 6 राशियां इस पेज पर आई हैं और 6 राशियां जो है इस पेज पर आई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब आप ये देखिए, मान लो उदाहरण लेते हैं, हमारा वर जो है मेष राशि का वर है और मेष राशि का वर है और जो है अपना वो उसका अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में उसका जन्म, वो जो है अपना हुआ है, दूसरे चरण में जन्म हुआ है, यानी मेष राशि अश्विनी नक्षत्र दूसरा चरण। तो अब जो है अपना, और वधु हमारी कौन सी है? वधु हमारी सिंह राशि की है, सिंह राशि में, और पूर्व फागुनी में तीसरा चरण। ये देखिए ये सब, ये 4-4 का मतलब है नक्षत्रों के चरण दिए गए हैं, यानी ये चारों चरण इधर आ गए, ये चारों चरण इधर आ गए। ये इस राशि में मैंने एक बताया था ना, एक राशि में जो 2.25 नक्षत्र होते हैं, यानी 2 नक्षत्र पूरे पूरे और एक चरण रहता है जो है अपना 4, 4, 8 और 1, 9 चरण जो है अपना टोटल। एक नक्षत्र के पूरे 4 चरण, दूसरे नक्षत्र के पूरे 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का पहला चरण। दूसरी राशि में ये देखिए तीसरे एक नक्षत्र के बचे हुए 3 चरण, दूसरी राशि के पूरे 4 चरण, और 3 और 4 7 हो गए। अब अगली राशि के अगले नक्षत्र के 2 चरण, इस प्रकार जो है अपना ये। तो अब मैंने आपको बताया हमारा वर मेष राशि में है और अश्विनी नक्षत्र में। तो हम ये देखिए आ का मतलब अश्विनी, इस लाइन को देखेंगे और यहां से जो है देखते हुए, और हमारी कन्या कौन सी है? सिंह राशि की कन्या है, तो ये नीचे को उतरेंगे यहां से,
और सिंह राशि में कौन सी है? पूर्व फाल्गुनी में है, पूर्व फाल्गुनी का और तीसरा चरण। तो चारों चरण इसमें आ रहे हैं। तो इसमें अब आप ये देखिए यहां दिखा 26 और +5। ये +5 का क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूं। पहले तो इसका मतलब ये पता लगा कि इसके कितने गुण मिल रहे हैं, केवल मतलब 26 गुण मिल रहे हैं 36 में से। तो बहुत अच्छा गुण मिलान है इसका। तो अब आप कहोगे कि +5 का क्या मतलब हुआ? तो यहां देखिए पंचांगकर्ताओं ने लिखा हुआ है कि नाड़ी दोष जहां पे होगा वहां 3 लिखा जाएगा, और जो है गण जहां दोष होगा वहां 1 लिखा जाएगा। भकूट में जो है अपना जब एक दूसरे से 6-8 राशि आएंगे तो 6 लिखा जाएगा, नव पंचम है तो 5 लिखा जाएगा। तो ये अब देखिए मेष राशि सिंह राशि से नव पंचम का संबंध लिए हुए, कैसे? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, यानी ये राशि एक दूसरे से 5वीं है। और दूसरी कौन सी पड़ेगी? फिर 9वीं पड़ेगी। अगर हम सिंह से गिनते हैं तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष 9वें नंबर पे आई ना। तो नव पंचम का संबंध है ये। इसका मतलब 5वां भकूट में ये नव पंचम का दोष आया, लेकिन प्लस का मतलब वो निर्वाह है, मतलब वो दोष चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? वो इसलिए चल जाए, जहां अगर माइनस लिखा होता तो वो दोष नहीं चलता, लेकिन प्लस लिखा है क्योंकि मेष का स्वामी कौन हुआ? मंगल। हमारा वर मेष राशि का है ना, और कन्या हमारी कौन सी राशि की है? सिंह राशि की। तो इसका मतलब जो है उसका स्वामी कौन हुआ? सूर्य। तो मैंने बताया कौन कौन? सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति आपस में मित्र हैं। तो इनके राशियों के स्वामी आपस में मित्र है ना, तो इसलिए ये दोष चल जाएगा। तो इसलिए 26 गुण मिल रहे हैं और बहुत बढ़िया गुण मिल रहे हैं। तो ये हम संबंध को कर सकते हैं। इसका मतलब ये गुण मिल गए हैं। एक और उदाहरण से हम अपनी बात को और स्पष्ट करते हैं। अब आप ये देखिए, अब हमारा वर कन्या में और हस्त नक्षत्र में और जो है तीसरे चरण का है। तो देखिए कन्या में ये हा लिखा ना, हस्त नक्षत्र, और चारों चरण इधर आ रहे हैं ना, ये देखिए। अब और हमारी जो है ये तो है वर हमारा, ये कन्या का मतलब वो कन्या नहीं है, ये वर मतलब कन्या राशि है वर की। और यहां कन्या हमारी कौन सी है? वो तुला में है, तुला में, और स्वाति नक्षत्र और दूसरा चरण। अब देखिए स्वाति नक्षत्र का चारों चरण जो है ये देखिए। तो हम ऊपर से ये लाइन चलेंगे और इधर से ये वाली लाइन चलेंगे। तो जहां इन दोनों लाइनों का मिलन हो जाएगा यहां पे देखिए, तो 27 के आगे 2 लाइनें, यानी 27.5 गुण मिल रहे हैं। कितना बढ़िया गुण मिलान हो रहा है। और +4 का मतलब क्या है? अब देखिए 4 नंबर में क्या लिखा हुआ था उसने? 4 नंबर में ये लिखा हुआ था कि द्विद्वादश, क्योंकि वर की कन्या राशि और तुला, कन्या के बाद अगली राशि आ जाती है तुला, तो इसलिए जो है ये द्विद्वादश का संबंध जो है हो जाता है जो है। लेकिन ये प्लस लिखा है, प्लस लिखा है तो क्यों मान लिया? क्योंकि कन्या का स्वामी कौन हुआ? बुध, और तुला का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। तो मैंने बताया था बुध, शुक्र और शनि आपस में मित्र है ना, तो इसका मतलब इन दोनों वर के और वधु की राशियों के स्वामी आपस में मित्र हो गए ना, तो इसलिए प्लस का मतलब इस दोष का निर्वाह है, ये चल जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से मैंने आपको 2 उदाहरण दे करके, ये पंचांगकर्ताओं ने इतनी सुंदर टेबल दे दी है, हमें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। तुरंत हम जो है अपना, हमें क्या चाहिए? वर की राशि और वर का नक्षत्र चाहिए और उसका चरण चाहिए, और कन्या की राशि चाहिए, उसका नक्षत्र चाहिए, उसका चरण चाहिए। जहां हमारे पास ये तीनों चीजें आ गई, तुरंत हम 1 सेकंड में गुण मिला सकते हैं कि भाई देखो ये इतने गुण मिल रहे हैं। किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सहारा लेने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो साथियों आज मैंने कुंडली मिलान से संबंधित विषय पर कुछ बातें रखी हैं। आशा है आपको जानकारी से लाभ मिलेगा, और इसी कड़ी में अब हम आगे जो है किस प्रकार विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है उस विषय में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।